हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी और आई एम। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 54. From the following balance sheet of Mishi Limited as at 31st March 2022, prepare cash flow statement. Particulars, note number 31st March 2022 and 31st March 2021. This is the opening balances and these are the closing balances. So liabilities की तरफ फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें दिया हुआ शेयर कैपिटल 12 लाख रुपीज से बढ़ करके 16 लाख हो गया और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। जो भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है वो एक बार कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ होता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स में दिए होते हैं उनको हमें 2 बार यूज़ करना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर है, उसका डिटेल्स है और ये भी 4,40,000 से ओवरऑल बढ़ करके 6,60,000 हो गया। सो व्हाट इज़ द डिटेल वी विल सी लेटर। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कि 10% डिबेंचर्स है, 2 लाख रुपीज़ से बढ़ करके 3,20,000 हो गया। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादातर। कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंसिंग से भी रिलेटेड हों, जैसे कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो हम नोट में देखेंगे। नाउ करंट लाइबिलिटीज़ में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दैट इज़ बैंक लोन, 1,10,000 से कम होकर के 80,000 हो गया है और इसे भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज़ करना है। हालांकि ये करंट लाइबिलिटी है, लेकिन कोई भी बैंक लोन शॉर्ट टर्म या फिर ओवरड्राफ्ट उसे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही यूज़ करना है। देन ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, 1,80,000 से कम होकर के 1,50,000 हो गया, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो। देन एसेट्स में देखते हैं, एसेट्स में क्या दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,10,000 से कम होकर बढ़ करके 19 लाख का हो गया, लेकिन इसका कुछ डिटेल भी है तो वी विल सी देयर नाउ। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी 2 लाख रुपीज़ से इंक्रीज होकर के 2,70,000 हो गया, इसे भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही लेना है। देन करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में यूज़ होंगे क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, 80,000 से 1,60,000 हो गया है करंट इन्वेस्टमेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2,40,000 था और अभी 3 लाख का हो गया, बढ़ गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख से कम होकर के 1,80,000 हो गए, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे एज अ कैश इनफ्लो। फाइन। Now let us see the details of balance sheet in the notes to account. शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर्स फंड है और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस है, और रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल यहाँ दिया हुआ है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पहले कुछ नहीं था, अभी 20,000 है, और क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो के रूप में यूज़ होगा। बाकी जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। फाइन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। कॉस्ट 14 लाख से बढ़ करके 21,40,000 हो गया, तो यहाँ तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि दैट इज़ परचेज ऑफ मशीन। कभी भी परचेज ऑफ मशीन कैलकुलेट करने के लिए जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है तो हमें नेट वैल्यू को नहीं लेना है, हमेशा हमें ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू से ही कंपेयर करके परचेज ऑफ मशीन कैलकुलेट करना है। फाइन। कब? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब हमें नेट वैल्यू को इग्नोर करना है। फाइन। और तो यहाँ से हमें पता चलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बातें, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक्टिविटी में यूज़ करेंगे एज अ नॉन कैश आइटम। फाइन। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 1,90,000 से बढ़ करके 2,40,000 हो गया। ओके।
एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि एक करंट एसेट है उसका भी डिटेल है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही लिक्विड है और 1,10,000 से बढ़ करके 1,40,000 हो गया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 1,30,000 से बढ़ करके 1,60,000 हो गया। दोनों ही लास्ट में यूज होंगे। इट्स द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,40,000 on which accumulated depreciation was ₹1,10,000 was sold for ₹20,000। नाउ ये सब इंफॉर्मेशन को हमें दो बार यूज करना है कहीं ना कहीं। सो मशीनरी सोल्ड है तो was sold for ₹20,000, so it is what it is investing activity। और यहाँ जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट हो रहा है दैट इज प्रॉफिट और लॉस जो जनरेट हो रहा है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइन। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम परचेज ऑफ मशीन भी कैलकुलेट करेंगे। फाइन। सेल ऑफ मशीन तो है ही हमारे पास। सो इस तरीके से ये ओवरऑल दो बार यूज होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन मीन्स टोटल अमाउंट दो बार यूज होगा। हो सकता है कि वो टुकड़ों में यूज हो, है ना। Now, during the year, non-current investment costing ₹80,000 were sold at a profit of ₹16,000। So ये कहाँ यूज होगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज होगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। फाइन, 16,000। और इसका जो सेलिंग प्राइस है 96,000, दैट इज विच एक्टिविटी? दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, कैश इनफ्लो। और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। सो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही होगा, एक बार सोल्ड और एक बार परचेस्ड। नाउ डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज ऑन 31 मार्च 2022। तो जितने भी डिबेंचर्स इशू हुए हैं वर्ष के दौरान उन पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना है, ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट करना है, इसका ये मतलब है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दो बार यूज होता है, एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होता है और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है। सो लेट अस सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन सॉल्यूशन। सो मिशी लिमिटेड के बुक्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021-22 हम प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 शुरू करेंगे सरप्लस से। हमेशा सरप्लस से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है। और डिफरेंस क्या है? सरप्लस देखिए नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट 1 में थर्ड पॉइंट सरप्लस 2 लाख रुपीज से बढ़ करके 3,40,000 हो गया। मतलब डिफरेंस क्या हो गया? 1,40,000 का डिफरेंस है ना। क्वेश्चन साथ में देखते जाइए क्योंकि क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है, उसी हिसाब से तो सोल्यूशन बनेगा। ओके, अब इसमें हम जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। सो जनरल रिजर्व क्योंकि वो करंट ईयर से ही जनरेट हुआ है, 60,000 रुपीज इसमें ऐड करेंगे। 60,000 इज द डिफरेंस, है ना। 2,40,000 से बढ़ करके 3 लाख हो गया। तो जनरल रिजर्व में पैसा कहाँ से आया? करंट ईयर के प्रॉफिट से ही पैसा आया है। फाइन। और बचा हुआ प्रॉफिट 1,40,000 है और उसके पहले 60,000 अलग कर दिया गया था जनरल रिजर्व के रूप में। तो इस तरीके से हम इसे ऐड कर देंगे। और जनरल रिजर्व भी एक नॉन कैश आइटम है ना, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो यहां पर यह आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी टैक्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, ना डिविडेंड के बारे में है। अगर होता तो हम उसे लिखते, अब नहीं है तो बस यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, जैसे कि ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज हो जाते हैं और हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। लेकिन ये सही कैश सही कैश को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कुछ आइटम जो माइनस हो गए हैं वो नॉन कैश नेचर के हैं, मतलब उसके लिए किसी को पैसा नहीं दिया गया है बाहर
It is not a cash outflow, but it has reduced our net profit because it is a charge against profit. उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ से अलग कर देंगे. हो सकता है ये कैश नेचर के हों, है ना, कैश इन आउटफ्लो हो, लेकिन हम उसे यहाँ से इसलिए हटा देंगे क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, उसे हम यहाँ से हटाएंगे. तो एक्सपेंडिचर को प्लस करके हटाना है. फाइन. अब हम डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे. डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन इसका नेचर नॉन कैश है. जब हम एसेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो किसी को भी पेमेंट नहीं होता है बस, लेकिन ये नेट प्रॉफिट को कम कर देता है. तो यहाँ पर हमारे पास नोट टू अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीन कॉस्ट दिया हुआ है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है. तो हमें बिना लेजर बनाए भी आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस को माइनस करके. लेकिन इस केस में कुछ मशीन बेची भी गई है और उस पर भी डेप्रीशिएशन है. तो ऐसे समय में हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है बिना लेजर बनाए, वो ऐसा है कि पहले तो आप माइनस कर लीजिए, है ना, कितना को, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को. तो क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000 का, और जबकि पिछले साल का बैलेंस है ₹1,90,000. ओके, 1,90,000. और इसमें ऐड करना है हमें, ये तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस कर दिए, तो ये डिफरेंस तो है ही डेप्रीशिएशन का, लेकिन साथ में हमें ऐड करना है वो मशीन का डेप्रीशिएशन जो बिक गई. तो बिकी हुई मशीन का डेप्रीशिएशन है 1,10,000, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. तो ये है करंट ईयर का डेप्रीशिएशन. जब कभी भी मशीन बेची जाए तो डिफरेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन प्लस जो मशीन बेची गई है उसका डेप्रीशिएशन, दोनों को ऐड करने से हमें करंट ईयर का डेप्रीशिएशन पता चल जाएगा. और यहाँ हो गया 50 प्लस 1,10,000, इट इज़ 1,60,000 डेप्रीशिएशन फॉर द करंट ईयर. नाउ इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है हमें. 2 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस है और उसका 10% 20,000 रुपीज़. सो और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. देखिए, एक मशीन है जिसकी कीमत है बुक वैल्यू, मतलब 1,40,000 की मशीन है, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 1,10,000 रुपीज़ लगाया जा चुका है. मतलब इसका बुक वैल्यू हो गया 30,000. इसे हमने बेच दिया 20,000 रुपीज़ में. सो 10,000 रुपीज़ का जो लॉस है वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और इसे भी हम ऐड करेंगे. नाउ इट इज़ हाउ मच, 1,90,000 रुपीज़ का टोटल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. अब हम इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम. दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. ये साफ साफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. सेकेंड पॉइंट में 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है बेचने से, तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे. नाउ जो कुछ भी आएगा ₹3,74,000, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फाइन. अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. सो इसमें हम ऐड करेंगे कैश इनफ्लो. तो व्हाट इज कैश इनफ्लो? डिक्रीज इन करंट एसेट या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ये जो होता है ये कैश इनफ्लो होता है. और इसमें एक आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हुए हैं, इसका मतलब है कैश इनफ्लो है, क्योंकि डेटर्स ने हमें पैसे दे दिए, है ना. और एक ही आइटम है ये, और ये है 2,20,000 का.
और इसमें हमको लेस करना है आइटम्स रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो, दैट इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स या तो फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इसमें है ट्रेड पेएबल्स जो कि करंट लाइबिलिटीज है और ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमने उनको पेमेंट कर दिया। तो ये कितने का है? 30,000 रुपीज़ का है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹5,64,000। And this is our first activity calculated. Cash flow, this is cash inflow now, net cash inflow, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट आया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसे ही हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। फाइन। अब हम सेकेंड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पहला है मशीन सोल्ड। मशीन सोल्ड, कितने में मशीन हमने बेचा? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 20,000 रुपीज में बेच दिया, तो दिस इज कैश इनफ्लो। लेकिन मशीन परचेस्ड भी निकलेगा, है ना, मशीन बॉट। अब ये कैसे कैलकुलेट करें मशीन बॉट बिना लेजर बनाए, ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करेंगे, ठीक। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 21,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है हाउ मच? 14 लाख रुपीज़ का है। लेकिन इस ओपनिंग बैलेंस में से एक मशीन ऐसी है जिसे हमने बेच दिया है और ये था 1,40,000 की। फाइन। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस में से 1,40,000 कम हो गया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो डिफरेंस पता चलेगा, दैट इज मशीन परचेस्ड। फाइन। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमको यहाँ पर नहीं सोचना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ है। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, अगर मान लो डिक्रीज निकलता है तो दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज मेंटेन्ड सेपरेटली। फाइन। यहाँ पर जो इंक्रीज इन डिफरेंस इन वैल्यू आ रहा है क्लोजिंग में और ओपनिंग में, दैट इज मशीन परचेस्ड, एंड दिस अमाउंट इज ऑफ रुपीज हाउ मच? 8,80,000। सो मशीन बॉट इज ऑफ 8,80,000. In the similar way, we have to calculate non-current investment sold. सोल्ड कितने का था? 96,000 का, ये कैश इनफ्लो है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बॉट, सेम जैसे यहाँ कैलकुलेट किया वैसे ही हमें यहाँ भी कैलकुलेट करना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बॉट में क्लोजिंग बैलेंस को पहले लिखिए। क्लोजिंग बैलेंस इज ऑफ रुपीज़ 2,70,000 और इसमें ओपनिंग बैलेंस को लेस करना है, लेकिन बिके हुए को माइनस करके। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 2 लाख का था, सॉरी 2 लाख का था, और उसमें से 80,000 वर्थ का इन्वेस्टमेंट बेचा जा चुका है। सो ये जो आया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर, और ये आ गया कैश आउटफ्लो ऑफ रुपीज़ 1,50,000। या सिंपल वे में आप ऐसा कीजिए कि ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस प्लस सोल्ड, है ना, जो भी बिका उसको भी ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर कितना है। बस इतने ही आइटम्स हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो इसे हम ऐड कर देते हैं, और सबको ऐड करने से आता है, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा कैश आउटफ्लो ऑफ 9,14,000। तो हमारे पास दो एक्टिविटीज़ पता चल गई, कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइन। अब लास्ट एक्टिविटी बचा हुआ है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
अब थर्ड एक्टिविटी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे और इसमें है सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल देखिए बैलेंस शीट में ही देखिए 12 लाख से बढ़कर के 16 लाख हो गया है, मतलब 4 लाख रुपीस का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है। फाइन। उसके बाद 10% डिबेंचर्स भी इंक्रीज हुआ है। सो ये भी कैश इनफ्लो है और ये 1,20,000 रुपीस का इश्यू हुआ है। देन इसी डिबेंचर पर हमने इंटरेस्ट पे किया है। सो इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स एंड दैट इज 20,000 रुपीज। सो ये कैश आउटफ्लो है, इंटरेस्ट पे किया गया है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसमें बैंक लोन है, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हमने रीपे किया है, तो दैट इज कैश आउटफ्लो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। फाइन, तो हमने पैसा वापस बैंक को कर दिया। और इन शेयर्स को इश्यू करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अगेन कैश इनफ्लो और ये 20,000 रुपीज का है। बस इतने ही आइटम्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंसिंग और ये है अमाउंट 4,90,000 दैट इज नेट कैश इनफ्लो। फाइन। अब हम इसे ऐड कर देते हैं तीनों एक्टिविटी को और यहाँ आ जाएगा नेट इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, है ना। नेट इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज रुपीज 1,40,000। मतलब वर्ष भर के दौरान इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 1,40,000 का नेट कैश इनफ्लो हुआ है। फाइन। अब इसे हम पहले से जो कैश कंपनी के पास है उसके साथ ऐड करेंगे। तो क्या करना है हमें, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या है आइटम हमारे पास। कैश इन हैंड 1,10,000 का है और कैश एट बैंक है 1,30,000 का और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है जो है 80,000 रुपीज़ का। सो इस तरीके से हम तीनों को ऐड करके जो कैश जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसमें ऐड कर देंगे। इट इज़ 3,20,000। तो अब जो अमाउंट आएगा इन दोनों को ऐड करने से वो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए और ये अमाउंट आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से आता है ₹4,60,000 जो कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट के क्लोजिंग बैलेंस का टोटल है। देखिए कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ₹1,40,000 और कैश एट बैंक दिया हुआ है ₹1,60,000 और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिया हुआ है ₹1,60,000। सो तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 4,60,000। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। Now let us see question number 55. From the following balance sheet of Samta Limited as at 31st March 2022, prepare cash flow statement. Particulars note number 31st March 2022 and 31st March 2021, opening balances and closing balances. Now equity and liabilities में shareholders fund में share capital वैसा ही है 7,50,000, लेकिन इसका कुछ डिटेल भी है। देन रिजर्व एंड सरप्लस में 20,000 रुपीज़ लॉस से बढ़ करके 3,05,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। सो इसके बारे में भी नोट दिया हुआ है नोट 2 में। सो वी विल सी द डिटेल्स ऑफ इट। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज 8% डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहा है 1,50,000 से 2,60,000। तो ये सब कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है
क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको हमें 2 बार यूज़ करना है, एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, दूसरे बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। देन करंट लाइबिलिटीज़ देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है, और इसका जो इंटरेस्ट है ये भी एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ट्रीट होगा, और ये इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 50 डिक्रीज़ हो रहा है, 50,000 से कम होकर के 40,000 हो गया। ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे हम इसे, ये इंक्रीज़ हो रहा है 1,10,000 से 1,20,000, दैट इज़ कैश इनफ्लो। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी नोट्स टू अकाउंट है, 40,000 से बढ़ करके 50,000 हो रहा है, और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, और ये टैक्स ही है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स। सो वी विल सी दिस एट द टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग नोट्स टू अकाउंट। देन एसेट्स में देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, 6,20,000 से बढ़ करके 8,60,000 हो गया, और इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल डिक्रीज हो रहा है 40,000 से 15,000। सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 45,000 का है यहाँ, ठीक। अब करंट एसेट्स में आइए, नॉन करंट व्हाट्स दिस, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों ही लास्ट में यूज़ होगा, बिकॉज बोथ आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वेंट्रीज देखिए, इन्वेंट्रीज बढ़ गया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है, और ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, देखिए 2 लाख का 2 लाख ही है। अब नोट्स टू अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ रिडीम हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का। दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, और यहाँ जो दिया है 10%, दिस इज़ रिलेटेड टू डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमेशा हमें ओपनिंग पर ही देना होता है, अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो, है ना। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 10,000 रुपीज़ का है, लेकिन इसमें हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो प्रीमियम है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ है 5,000 रुपीज़, राइट। जनरल रिजर्व 1,20,000 से बढ़ करके 1,50,000 हो गया है, और सरप्लस जो है वो -1,40,000 से बढ़ करके +1,50,000 का हो गया है। ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, ये यहाँ नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। नाउ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ टैक्स है, फाइन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज ₹20,000, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, फाइन। तो हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना ही होगा। देखिए 60,000 पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब 40,000 रुपीज़ का बुक वैल्यू हो गया इस मशीन का। इसको हमने बेच दिया 50% ऑफ बुक वैल्यू में, मतलब 20,000 रुपीज़ कैश में बेच दिया, तो 20,000 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, और इन सब इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट करना है, फाइन। इनकम टैक्स ऑफ ₹45,000 वाज प्रोवाइडेड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इतना गया, तो इसे भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2021, मतलब 6 महीने बाद, एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट, और बैंक लोन को जो रीपे किया गया है वो भी 6 महीने बाद। तो इंटरेस्ट हमें पहले 6 महीने का अलग कैलकुलेट करना होगा और दूसरे 6 महीने का अलग। देन एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5% प्रीमियम में हुआ है, इसी को एडजस्ट यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से किया गया है, फाइन। तो इसका कोई हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ एडजस्ट हो चुका है, और ये जो शेष 5,000 बचा है, दिस इज़ कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हमें सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपस में ही एडजस्ट कर दिए जा चुके हैं। So solution 55 we will see surplus.
सरप्लस देखिए माइनस फिगर से प्लस हो गया है, मतलब दोनों फिगर को आपस में आपको ऐड करना है ना। 1,40,000 प्लस 1,50,000 विल गिव अस 2,90,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। करंट ईयर के प्रॉफिट से ही बना है तो जनरल रिजर्व 30,000 लेंगे। फाइन। फिर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर है 45,000। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एक और भी चीज़ है यहाँ जो क्वेश्चन में इग्नोर किया गया है, वो है 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर हम उसे यहाँ पर लेते हैं तो हमारा आंसर 30,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। फाइन। और अगर हम उसे यहाँ इग्नोर करते हैं तो वही आंसर आएगा जो बुक में दिया हुआ है। लेकिन जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके बारे में, डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम उसको इग्नोर करके बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप उसे शामिल करके बनाएंगे तो यहाँ 30,000 रुपीज़ आपको चार्ज करना होगा और उससे आंसर आपका 30,000 रुपीज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा। ठीक। और सेम 30,000 रुपीज़ से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो लेस हो जाएगा। तो एक तरीके से एक जगह प्लस हो रहा है, दूसरी जगह माइनस हो रहा है, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सही सही बन जाएगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस नेट कैश जो है वो सही आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो अमाउंट आना है उसमें 30,000 रुपीज़ एक जगह ज़्यादा दिखाएगा, दूसरी जगह कम दिखाएगा। सो हम यहाँ उसे इग्नोर करके बना रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फाइन। और यहाँ पर ये हो गया 75,000 रुपीज़, इसे ऐड करेंगे 3,65,000 रुपीज़। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ से हटाएंगे और नॉन कैश आइटम को भी। सो डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 60,000। देन हमारे पास है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए एक मशीन थी जिसके कीमत था 60,000 रुपीज़, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है 20,000 रुपीज़ का, तो उसका बुक वैल्यू 40,000 हो गया और इसे आधी कीमत में बेच दिया गया, मतलब 40,000 के आधी कीमत मतलब 20,000 रुपीज़ में बेच दिया गया, तो 20,000 रुपीज़ का हमको लॉस हो गया। फाइन। बुक वैल्यू का 50%। नाउ इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसे भी हम ऐड बैक कर देते हैं इसमें। फाइन। तो क्योंकि साल के बीच में ही डिबेंचर्स को इशू किया गया है इसलिए पहले 6 महीने का अलग कैलकुलेट करेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो है ₹6,000 और क्लोजिंग बैलेंस पर 2,60,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है इस पर भी 8% ही कैलकुलेट करना है, लेकिन रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया 10,400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया 16,400 रुपीज़ का। नाउ इसी तरीके से हमारे पास बैंक लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दैट इज बैंक लोन, और ये भी साल के बीच में ही रीपे किया गया है। तो ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपीज़ पर भी हम इसमें भी रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 6 मंथ्स के लिए हम देंगे 2,000 रुपीज़ और क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपीज़ है और इस पर भी हम 8% ही देंगे, लेकिन रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया हमारा कितना 1,600।
नाउ दोनों को ऐड करने से आएगा 3600, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नाउ बैलेंस शीट में देखिए एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल जो है दैट इज एमोटाइजेशन, और ये गुडविल है 25,000 रुपीज से कम हो रहा है, सो इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। फाइन, बस इतना ही है, इसे हम ऐड कर देते हैं। ये है 1,25,000। अब ये जो अमाउंट आ गया हमारा है ना, इसे हम ऐड करेंगे ये दोनों को, 3,65,000 प्लस 1,25,000 ऐड करने से अमाउंट आता है ₹4,90,000। इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। फाइन, और इसमें है सिर्फ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नो इंक्रीज हो रहा है, और ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, 10,000। और इसमें हमको डिक्रीज लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और इसमें भी एक ही अमाउंट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ रहे हैं, कितने से, 95,000 रुपीज से बढ़ रहे हैं, सो दैट इज एक्वायरिंग ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज कैश आउटफ्लो। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा अमाउंट ₹4,05,000। अब हम इसमें लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हमें लेस करना है, तो उसके लिए हमें टैक्स अकाउंट यहाँ समझ लेना चाहिए कि टैक्स अकाउंट कैसे बनाएंगे हम। फाइन, और ये है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए 40,000 रुपीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दीजिए, टू बैलेंस क्लोज डाउन, ये कितना है, ये है 50,000 रुपीज, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है, तो वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, सेकेंड में 45,000 रुपीज का, तो ये हो गया 85,000 रुपीज, यहाँ भी 85,000 रुपीज, तो टैक्स पेड कितना आ गया, 35,000 रुपीज का टैक्स पेड निकल गया। सो यहाँ पर 35,000 रुपीज लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट आएगा, दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये अमाउंट है ₹3,70,000। सो ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ले लेते तो वो 30,000 रुपीज़ बढ़ा हुआ दिखाता और आपका आंसर 4 लाख रुपीज़ आता, जो कि गलत नहीं है, जो सही है। हमें हिडन एडजस्टमेंट्स को हमेशा लेना चाहिए, और यहाँ 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस का 10%, 3 लाख का 10%, 30,000 रुपीज़ और होना चाहिए था, लेकिन उसे इग्नोर करके बनाया गया है, सो दैट इज़ ओके। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके लिए हमें मशीन अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम परचेज ऑफ मशीन एंड सेल ऑफ मशीन यहीं से कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 40,000 था उसे आधी कीमत पर बेच दिया गया है, सो 20,000 रुपीज में बेचा और 20,000 50% लॉस हो गया, और डेप्रिशिएशन है 60,000 रुपीज का, सो परचेज ऑफ मशीनरी आ गया 3,40,000 का। सो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज करना है। मशीन बॉट, it is outflow of cash 3,40,000 and machine sold.
ये है 20,000 रुपीज़, दिस इज कैश इनफ्लो। और है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बॉट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो आएगा 45,000 का हमने नया नॉन कैश इन्वेस्टमेंट्स खरीदा, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो। अब इन तीनों को ऐड करने से आता है ₹3,65,000 and it is cash outflow. So it is cash outflow from investing activities. Fine. अब लास्ट एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें है सबसे पहले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 1 लाख रुपीस का। फिर है रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, ये रिडीम हो रहा है, मतलब ये 1 लाख रुपीस आउटफ्लो ऑफ कैश है, और ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, और प्रीमियम पे रिडीम इज़ अ लॉस, और इस लॉस को हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से हमने एडजस्ट कर दिया है, तो हमको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स नहीं लिखना है यहाँ, है ना, क्योंकि वो एडजस्ट किया जा चुका है। प्रीमियम, ये जो इशू हुआ है इक्विटी शेयर, इसमें प्रीमियम जनरेट हुआ है, उस प्रीमियम से हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम को एडजस्ट किया है, तो उसको हमको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिख लेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में हमारे पास 10,000 रुपीज़ था, मिला था इक्विटी शेयर के इशू होने से, और रिडम्पशन के समय 5,000 प्रीमियम दिया हमने, तो उसको एडजस्ट करने के बाद ये बचा कैश इनफ्लो कितना है, 5,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो बचा है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हमने पे बैक कर दिया 10,000 रुपीज़ शॉर्ट टर्म लोन को, बैंक लोन को। उसके बाद है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, issue of 8% debentures. So this is cash inflow, और ये इशू है 1,10,000 रुपीज़ का। फाइन। अब हमें इंटरेस्ट भी देना है, सो इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, एंड ये 2 बार यूज़ हो रहा है, ये दूसरी बार है यहाँ पर, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में किया यूज़ हो चुका है। एंड देन इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है, जो कि है 3,600 रुपीज़ का। अब इसे ऐड करेंगे तो आएगा 85,000 पॉजिटिव। फाइन। अगर हम यहाँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी लिए होते तो 30,000 रुपीज़ यहाँ लेस आता, मतलब आंसर 55,000 आता, तो भी आपका नेट कैश तो सही आता। फाइन। अब इसमें हम नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम ऐड करेंगे, मीन्स एक्टिविटी ए प्लस एक्टिविटी बी प्लस एक्टिविटी सी इज हाउ मच, इज 90,000 पॉजिटिव, मतलब वर्ष भर के दौरान 90,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो हुआ है। अब इसे हम ओपनिंग बैलेंस के साथ ऐड करेंगे, जिसमें है करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब 40,000 रुपीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। अब 90,000 प्लस 40,000 आ जाएगा, ₹1,30,000 आएगा, जो कि क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ग्रैंड टोटल है। सो दिस वे द क्वेश्चन इज टू बी अंडरस्टूड एंड सॉल्व। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। डिस्पाइट दिस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.